हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ रेरा। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखी है नीचे। आप वहां पे जाके पहले वो 3 पार्ट देख लीजिए, छोटे छोटे 30-30 मिनट्स के। उसके बाद में आप आके ये पार्ट देखिए। पार्ट 4 में हम कवर करेंगे रेरा के सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 19 तक, सॉरी सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 19 तक। और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन है क्योंकि प्रोसीजरल सेक्शन है, तो मैं स्पीड भी फास्ट रखूंगा और ऐसा हो सकता है मैं 1-2 सेक्शन बीच में स्किप कर दूं, क्योंकि अगर वो इतने इजी है कि सिर्फ रीड आउट करने से अगर आपको समझ जाएंगे तो मैं उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद सेक्शन 10। हम अभी तक डेफिनेशंस देख चुके हैं, सारी नहीं बट जितनी भी जरूरी है वो सारी देख चुके हैं। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अप टू सेक्शन 9 वो सब कवर कर चुके हैं पहले 3 पार्ट में। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज माय फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट। 10 इज माय फंक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। वही जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो है, फर्स्ट फंक्शन इज रियल एस्टेट एजेंट शुडंट फैसिलिटेट एनी परचेस और सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस ही इज रजिस्टर्ड। सेकेंड, मेंटेन एंड प्रिजर्व ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड, he shouldn't involve in unfair trade practices। मतलब सी जो है उसके सारे सब क्लॉजेस को भी अगर आप पढ़ते हो तो उसका मतलब यही निकलेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये वही चीज है जो हमने पहले देखी थी। ठीक है, डी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेट द पोजीशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज द अलॉटी इज एंटाइटल्ड टू एट द टाइम ऑफ बुकिंग। मतलब जब मैं बुकिंग कर रहा हूं, मान लीजिए मैं परचेसर हूं, मैं मान लीजिए फ्लैट खरीद रहा हूं, मिस्टर चतुर इज माई एजेंट और बिल्डिंग है धनीराम जी की। ठीक है, तो मैं बुकिंग करते टाइम जो जो इंफॉर्मेशन की मुझे रिक्वायरमेंट है, जो जो इंफॉर्मेशन की मुझे जानने की जरूरत है और डॉक्यूमेंट्स जो जो मैंने वेरीफाई करने चाहिए, ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे और वो सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे बताए। ठीक है, इज सच द फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, नाउ विल शिफ्ट टू सेक्शन 11, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। उसमें बोल रहा है प्रमोटर शाल आफ्टर रिसीविंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। हमने देखा था कि जब प्रमोटर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन के साथ में लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, एक अपनी छोटी वेबसाइट का, जो रेरा के अंदर हम हमारी छोटी वेबसाइट जिसमें हमारा पेज रहेगा, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में सारी डिटेल्स देगा। ठीक है, वो मिलेगा। एज द केस में बी क्रिएट अ वेब पेज ऑन द वेबसाइट ऑफ अथॉरिटी और नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन उसको बतानी है। ठीक है, अब कौन सी इंफॉर्मेशन उसको वेब पेज पे बतानी है? डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपके एंटिटी का नाम क्या है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी जो भी मिला। वैलिडिटी, अच्छा याद है आप लोग को रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होती है? याद आया? हमने देखा था पहले। मैं बोल रहा हूं कि मेरी बिल्डिंग 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन लेते टाइम मैंने अंडरटेकिंग दिया कि मैं मेरी बिल्डिंग 5 साल में बना दूंगा, तो मेरी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी हुई 5 साल। ठीक है, अब उसको क्या देना है? डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ए। बी में क्वार्टरली अप टू डेट। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देना, जो भी डिटेल्स ये मांग रहा है ना, ये सारी क्वार्टरली मांग रहा है। मतलब आपको हर 3 महीने बाद अपडेट करनी होगी, क्वार्टरली अपडेट करनी होगी अपनी डिटेल्स। क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट एज द केस में बी बुक्ड। ठीक है, आपके टोटल अपार्टमेंट कितने थे, उसमें से कितने अलग अलग टाइप है और उसमें से कितने बुक हो चुके हैं। उसके बाद में आपके गराजेस जो है, गराज मतलब कार पार्किंग की जो जगह होती है ना, वो कितने बुक हुए। अगर आप सोच रहे हो कि फ्लैट के साथ में गराज मिलता है, तो आजकल कैसा होता है बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, पहले होता था एक फ्लैट एक गराज, लेकिन आजकल लोगों के पास एक से ज्यादा कार होती है ना, एक से ज्यादा कार होती है। तो बिल्डर ये स्कीम रखते हैं कि एक फ्लैट के साथ एक गराज तो मिलेगा ही, लेकिन वो कुछ एक्सेस गराज भी बनाते हैं, एक्सेस पार्किंग स्पेस भी बनाते हैं, जो कि वो सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 गाड़ी है, वैसे तो एक भी नहीं, लेकिन फिर भी मानने में क्या जाता है, मेरे पास 2 कार है, मैं एक फ्लैट के साथ मुझे एक गराज मिलेगा जिसमें मैं एक ही गाड़ी रखूंगा, दूसरी कार कहां रखूंगा? तो मुझे एक एक्स्ट्रा का गराज परचेस करना होगा जहां पे मैं मेरी दूसरी कार रखूं। ठीक है, तो आपको उसकी भी डिटेल्स देनी होगी। क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ अप्रूवल टेकन एंड अप्रूवल विच आर पेंडिंग। ठीक है, मतलब कि मुझे हर क्वार्टर में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी, मेरे वेब पेज पे इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मैंने मेरी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कितने अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, उसमें से कितने ले लिए और कितने मेरे पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद में क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब मेरा स्टेटस कितना, मेरा प्रोजेक्ट कितना बन चुका है, उसका स्टेटस क्या है, कितने % बन गया। ठीक है, सच अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब।
Now point 2, subsection 2. The advertisement prospectus issued by or published by the promoter shall mention. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट प्रमोटर इशू करेगा, कहीं भी न्यूज़पेपर हो, बिलबोर्ड्स हो, कहीं पे भी इशू करेगा, तो उसमें आपको अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना है। उसके साथ में जो आपने छोटी वेबसाइट बनाई है ना, रेरा की बड़ी वेबसाइट, उसके नीचे हमारा छोटी वेबसाइट, छोटा वेब पेज हम जिसे बोल रहे हैं, पॉइंट 1 में डिस्कस किया, उसका आपको एड्रेस भी देना है। Subsection 3. The promoter at the time of booking and issue of allotment letter shall be responsible to make available to the allottees. मतलब कि जब प्रमोटर मैं फ्लैट बुक करूंगा धनीराम जी के प्रोजेक्ट में, तो धनीराम जी की लायबिलिटी रहेगी कि ही शुड गिव मी माय सैंक्शन प्लान, माय लेआउट प्लान अलोंग विद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस मतलब वो बोल रहे हैं कि हम बालकनी में स्टील की रेलिंग लगाएंगे ना कि आयरन की, तो वो हो गया काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और ये दोनों वो तो बताइए अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी होते हैं। उसके बाद में हम उसे एक और चीज देनी है, टाइम पीरियड अंडर विच प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, है ना। धनीराम जी बोल रहे हैं कि हम पहले साल में 20% करेंगे, दूसरे साल में 40% कर देंगे, लेकिन तीसरे साल में हम पूरा 100% कम कर देंगे। तो उसको टाइम लिमिट देनी होगी कि हम कितने साल में कितना कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। 4th, द प्रमोटर शाल। अब उन्होंने प्रमोटर की और लायबिलिटीज दी है, हम वो एक एक करके पढ़ते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल अंडर दिस एक्ट। एक्ट के अंदर जितनी भी प्रमोटर के ऊपर लायबिलिटी डाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली है, प्रमोटर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कब तक? टिल कन्वेंस ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स, प्लॉट, बिल्डिंग एज द केस में बी टू द अलॉटीज और कॉमन एरिया टू एसोसिएशन ऑफ अलॉटी। अब इसमें एक चीज समझने की बात है, मेरा मान लीजिए धनीराम जी के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट है, कन्वेंस डीड। ठीक है, ये वर्ड आप बाद में भी सुनेंगे, अभी समझ लो इसका मीनिंग क्या होता है। कन्वेंस डीड, जब मैं फ्लैट लूंगा धनीराम जी से, तब एक डीड साइन होगी, कन्वेंस डीड, जिसमें लिखा रहेगा कि ये फ्लैट की जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो धनीराम जी की नहीं, अब वो मेरी हो गई। ठीक है, कन्वेंस डीड ये होता है जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ओनर। ठीक है, मैं ओनर हूं, मैंने कन्वेंस डीड साइन की धनीराम जी के साथ कोई फ्लैट के लिए, तो अब फ्लैट की सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई। ठीक है, एक और चीज, कन्वेंस डीड साइन होती है अपार्टमेंट, मैं बनाता हूं, ये प्रोजेक्ट है, मान लीजिए यहां पे ऐसी 2 बिल्डिंग्स है, बीच में इन्होंने यहां पे स्विमिंग पूल एंड क्लब हाउस वगैरह कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉमन एरिया। ठीक है, यहां पे इंडिविजुअल फ्लैट्स है, मान लीजिए ये फ्लैट हुआ मेरा। तो सबसेक्शन क्लॉज 1 बोल रहा है कि धनीराम जी, मान लीजिए धनीराम जी का प्रोजेक्ट है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल for the responsibilities under this act until conveyance deed signed। ठीक है, for the flat, मतलब कि फ्लैट की कन्वेंस डीड साइन होगी, मतलब कि फ्लैट की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हुई। और कॉमन एरिया मेरा नहीं होता है, कॉमन एरिया किसका होता है? एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। मतलब ये सारे अलॉटीज जो जो भी यहां पे है, ये सब मिलके एक अपना एसोसिएशन बनाएंगे। ठीक है, अगर सबसे फेमस अगर कोई एसोसिएशन है तो वो गोकुलधाम सोसाइटी, सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी भिड़े। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ एसोसिएशन है। तो कॉमन एरिया की जो अग्रीमेंट होगा वो मेरे नाम पे नहीं, वो ये एसोसिएशन के नाम पे होगा। ठीक है, ये वाला मेरे नाम पे होगा, सीए सुगम के नाम पे होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है इसका एसोसिएशन के नाम पे होगा। तो बोल रहे धनीराम जी, हु इज माय प्रमोटर, विल बी रिस्पॉन्सिबल अंडर दिस एक्ट अंटिल कन्वेंस डीड मेरे नाम पे नहीं हो जाती, अपार्टमेंट की, और कॉमन एरिया एसोसिएशन का नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे कि जब पहला सेक्शन था, सेक्शन नहीं, पहला पार्ट था, उसमें हम प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़ रहे थे, उसमें सुगम तूने बोला था कि प्रमोटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टिल 5 years, बट ओनली फॉर स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट्स। ठीक है, उसके नीचे का प्रोविजन पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, उसका सब बॉक्स बना लो, और एनी अदर डिफेक्ट
shall be continued even after conveyance deed, है ना। और ये हमने पढ़ा था, दिस इज फॉर 5 years। अब हम पढ़ते हैं सब क्लॉज बी सॉरी बिफोर। हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 4, हमने कंप्लीट कर लिया क्लॉज ए। द प्रमोटर शैल, क्लॉज बी, रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके अलॉटीज को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की होगी। सब क्लॉज सी, अगर मेरी जमीन जो है जिस लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, अगर वो लीज पे ली हुई है तो उसका लीज सर्टिफिकेट मिलता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोटर की होगी कि वो लीज सर्टिफिकेट लेके एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को दे, जिसके अंदर ये स्पेसिफाई किया जाना रहना चाहिए कि हमारा लीज टर्म क्या है, पीरियड ऑफ लीज, सर्टिफाइंग दैट ऑल ड्यूज एंड चार्जेस रिगार्डिंग दैट लीज हैज बीन पेड। अब इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये जो जमीन थी जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बना वो लीज पे थी, धनीराम जी ने लीज पे ली थी। धनीराम जी ने एक फ्लैट के मुझसे 1 करोड़ लिए, तो धनीराम जी को अंडरटेकिंग देना होगा। अंडरटेकिंग इन द सेंस उन्हें बताना होगा कि ये जो जमीन है उन्होंने लीज पे ली, लेकिन लीज लेंटल जो है वो सारा वो ऑलरेडी पे कर चुके। बी, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज और रीजनेबल बेसिस। अब क्या होता है, ये सारे अलॉटीज प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, अब धीरे धीरे अलॉटीज आएंगे, तो एकदम से स्टार्टिंग में पहचान नहीं हो जाती ना कि एसोसिएशन बना ले। तो ये आजकल बोलते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं कि पहले 1 साल या 2 साल तक के प्रोजेक्ट जो है वो हम मेंटेन करेंगे, मतलब कि उसका मेंटेनेंस हम करेंगे, ठीक है, मेंटेनेंस हम करें, 2 साल बाद वो सब मिला के एसोसिएशन बना देंगे। तो ये जो मेंटेनेंस मतलब कि इसेंशियल सर्विस है, लिफ्ट सर्विस, उसके बाद में जो कॉमन एरिया होता है उसका क्लीनिंग, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस, ये सारी सर्विसेज प्रमोटर प्रोवाइड करेगा ऑन रीजनेबल प्राइसेस। उसके बाद में द प्रमोटर शाल हेल्प द अलॉटीज इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट। धनीराम जी ने हम जो डिफरेंट अलॉटीज है उन सबको मिला के उनकी हेल्प से एसोसिएशन बनवाना चाहिए जो आगे मेंटेन करेगा। दिस इज इन क्लॉज ई। F, execute a registered conveyance deed of the apartment plot as the case may be in favor of allottees with undivided proportionate title of common area। ठीक है, अब ये क्या चीज है हम ये देखते हैं। बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया, मैं वापस बना देता हूं, ठीक है। ये मेरी लैंड, के ऊपर ये मेरा हो गया एक बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी बिल्डिंग है, समझ लो बिल्डिंग। यहां पे है मेरा स्विमिंग पूल, यहां पे है मेरा गार्डन, यहां पे है मेरा क्लब हाउस। ये इंडिविजुअल फ्लैट, इसमें से एक फ्लैट मेरा है तो फ्लैट हुआ मेरा, पूरा का पूरा मेरा। लेकिन ये जो कॉमन एरिया है मैंने इसके भी पैसे दिए है ना, कॉमन एरिया के भी पैसे दिए, तो कॉमन एरिया भी मेरे नाम पे रहेगा बट अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट क्या होता है कि उसमें इस कॉमन एरिया में मेरा हक तो है, आई नो दैट आई हैव अ राइट इन दिस कॉमन एरिया, बट कोई बाउंड्री स्पेसिफाई नहीं होती। मतलब कि अगर ये फ्लैट मेरा है, सुगम का है, तो दूसरा कलर लेता हूं, फ्लैट मेरा है तो मेरा शेयर कॉमन एरिया में भी है, लेकिन ऐसे बाउंड्री स्पेसिफाई नहीं रहेगी कि इतना शेयर कॉमन एरिया का मेरा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बस ये पता रहेगा कि हाँ इसमें मेरा शेयर है, बट उसमें बाउंड्रीज नहीं रहेगी, है ना। वो हो गया मेरा अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट। तो वो ये बोल रहा है कि प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो कॉमन एरिया है पूरा का पूरा वो भी अलॉटीज के नाम करे, लेकिन वो अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट में रहना चाहिए। जी, अब जी पॉइंट बड़ा मजेदार है। क्या हुआ, सब बन गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एक बार गौर की होगी और अगर आप कभी इलेक्ट्रिक बिल देखो तो उसके अंदर ना 3-4 अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं। इसमें एक होता है मीटर चार्जेस जो कि फिक्स्ड होता है, आप भले ही 0 यूनिट्स कंज्यूम करो उतना पैसा तो लगना ही है। तो अब क्या हो गया, बिल्डिंग बन गई, हम लोग अभी रहने आने बाकी है, ठीक है, हम लोग रहने नहीं आए। सब फ्लैट के लिए उन्होंने मीटर भी लगा दिए, इलेक्ट्रिक मीटर सब फ्लैट में लगा दिया। बिल्डिंग हमारे नाम पे हो गई, सिर्फ पोजीशन लेना बाकी है। तो अब मीटर लग गया तो मीटर का बिल आना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल, जिसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी।
वो बहुत नॉमिनल होती है, 100-200 रुपए, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी। तो क्या होगा, धनीराम जी प्रमोटर है, उन्होंने बोल दिया कि इसका पैसा मैं तो नहीं दूंगा, तो हमने बोला कि हम आपको दे देते, आप हमारे तरफ से दे देना, ठीक है। अब हमने धनीराम जी को पैसा दे दिया, तो धनीराम जी विल बी लायबल टू गिव दिस 100 रुपीज टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्लॉज डी जो है वो ये बोल रहा है, धनीराम जी विल बी लायबल टू गिव दिस 100 रुपीज टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये ठीक है। ये अलग अलग चार्जेस होते हैं, लोकल टैक्सेस भी हो सकता है, चार्जेस फॉर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसका तो एग्जांपल हमने लिया ही था। लेकिन वो प्रोविजन में क्या बोल रहे हैं कि हमने 100 रुपीज धनीराम जी को दे दिए थे, हमें पता नहीं धनीराम जी ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिए कि नहीं दिए, हम यहां रहने आ गए और 6 मंथ्स बाद बीएडी, ठीक है, 6 महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आए और बोले कि आपका पहले 2 महीने का बिल बाकी है, क्योंकि धनीराम जी ने उनको दिया ही नहीं था, हमने तो धनीराम जी को दे दिया था। हम धनीराम जी के पास गए, उनको बोला कि सर आपने पैसा नहीं दिया, हमने आपको दिया था। धनीराम जी बोले जाओ, मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी, तुम्हारा देखो। जो प्रोविजन है वो ये बोल रहा है, जो प्रोविजन है कि अगर ऐसा हुआ तो इवन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू पे सच आउटगोइंग चार्जेस धनीराम जी विल बी रिस्पॉन्सिबल। जिसे हम ऑलरेडी पैसा दे चुके और उसने नहीं दिया, तो इन दिस केस धनीराम जी विल बी रिस्पॉन्सिबल। Clause H, after he execute an agreement to sell for any apartment or building as the case may be। इसमें क्या हो रहा है, ये मैं मिटा देता हूं, कन्वेंस भी मिटा देता हूं। वो बोल रहे हैं कि जिस लैंड पे प्रोजेक्ट बनना था, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तभी वो लोग बुकिंग लेना शुरू कर देते हैं, मतलब तभी एग्रीमेंट टू सेल साइन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, मैंने एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया, प्लॉट बनना शुरू हो गया। हो सकता है धनीराम जी किसी बैंक के पास जाए और बोले कि देखो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसके ऊपर मुझे लोन दे दो, उसको मॉर्गेज रख के। हालांकि वो मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल कर चुके, ऑल्दो दे आर नॉट लीगली लायबल टू डू इट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। क्लॉज एच बोल रहा है, आफ्टर ही एग्जीक्यूट्स एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ एनी अपार्टमेंट एज द केस में बी, ही शुड नॉट मॉर्गेज और क्रिएट सच एन अपार्टमेंट प्लॉट एज द केस में भी, ठीक है। पहली चीज तो बोल रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया तो उस अपार्टमेंट को आप या तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते या तो उसको मॉर्गेज नहीं रख सकते। लेकिन अगर धनीराम जी ने फ्रॉड करके उसको मॉर्गेज कर भी दिया तो सुनो, एंड इफ एनी सच चार्ज और मॉर्गेज हैज बीन क्रिएटेड notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, उसमें मेरा जो मालिकाना हक है उस फ्लैट पे, ऑल्दो धनीराम जी ने फ्रॉड करके उसका चार्ज किसी और के पास दिया, उसको मॉर्गेज कहीं और किया, लेकिन मेरा राइट उसके ऊपर पहला रहेगा, ऐसे एक्ट में लिख दिया गया। फिफ्थ, द प्रमोटर मे कैंसल एग्रीमेंट टू सेल, मे कैंसल द अलॉटमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। बुकिंग करते रहे, मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, एक प्लॉट मुझे या एक फ्लैट मुझे अलॉट हो गया। अब धनीराम जी को मुझे जो फ्लैट दिया उसे कैंसिल करना है, तो वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट टू सेल उसी हिसाब से कैंसिल कर सकते, नहीं तो कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल करके, मेरा अलॉटमेंट कैंसिल करके, तो मैं आगे जाके अपील कर सकता हूं। स्टार्ट करेंगे सेक्शन 12, विच इज माय ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस। वेरासिटी मतलब कि ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, जो भी हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उसमें जो सच है, जो फेयर है, जो हम एक्चुअल में करने वाले हैं, सिर्फ वो बताओ, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर प्रमोटर ने कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट दी विच वॉज मिसलीडिंग, विच वॉज अनट्रू, देन प्रमोटर विल बी लायबल टू कंपेंसेट द पर्सन हु बिलीव्ड ऑन दैट एडवर्टीजमेंट एंड ही बुक द फ्लैट इन योर प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट हमने किया विच वॉज मिसलीडिंग और किसी बंदे ने उसके ऊपर विश्वास रखते हुए उसकी वजह से प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया, कुछ और बुक किया और उससे अगर लॉस होता है तो प्रमोटर को उसे कंपेंसेट करना होगा। लेकिन अगर जिस बंदे ने मिसलीड करके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को देखते हुए लॉस हुआ, अगर वो चाहता है कि मेरा पैसा पूरा रिफंड हो जाए, तो प्रमोटर को उसे उसका पैसा भी रिफंड देना होगा। सेक्शन 13 हमने पहले भी देखा था कि जब बुकिंग हो रही है तो प्रमोटर डाउन पेमेंट मतलब कि स्टार्टिंग का अमाउंट विच वी कॉल एप्लीकेशन फीस और एडवांस पेमेंट शुडंट बी एंड शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल कॉस्ट।
मतलब कि अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो अप्लीकेशन फी या जो स्टार्टिंग का फर्स्ट एडवांस देते, इट कैन नॉट बी मोर देन 10 लाख रुपीज। देन सेकेंड सबसेक्शन 2, द एग्रीमेंट टू सेल रेफर टू इन सबसेक्शन 1। ये जो सबसेक्शन 2 है काफी बड़ा, ये बता रहा है कि मेरा एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, व्हाट एंड ऑल डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, डिफरेंट थिंग्स शुड बी स्पेसिफाइड इन माय एग्रीमेंट टू सेल। ओके, लेट्स रीड इट आउट। May be prescribed shall specify the particulars of development of project including construction of building apartment along with specifications and internal work and external development work। मतलब कि आप प्रोजेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, कब तक की कंस्ट्रक्ट करोगे, बालकनी में कौन सी रेलिंग लगाओगे, फ्लोरिंग में वुड फ्लोरिंग दोगे कि नहीं दोगे, कहीं मेजनार फ्लोर दोगे कि नहीं दोगे, ये सारी चीजें। देन डेट्स एंड मैनर बाय विच पेमेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट and the date on which possession of the apartment shall be hand over। प्रॉपर्टी बनने में और पूरा प्रोजेक्ट बनने में 3-4 साल लगते हैं और मुझे हर मंथली या हर 6 मंथली या हर क्वार्टरली कुछ पैसा देना होता है। तो ये बोल रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि आपको कब कब कितनी कितनी तारीख को कितना कितना पैसा देना है और मुझे पोजेशन कब मिलेगा मेरे फ्लैट का। देन वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जिससे अगर मैं डिले करता हूं इंस्टॉलमेंट देने में तो मुझे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रमोटर को इंटरेस्ट देना होगा, या अगर प्रमोटर मुझे पोजीशन देने में डिले करता है तो प्रमोटर को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे इंटरेस्ट देना होगा। ये सारी चीजें एग्रीमेंट टू सेल में लिखी होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू सेक्शन 14, एडहेरेंस टू सैंक्शन प्लान एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय प्रमोटर। इसका हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था, मतलब ऑल्दो हमने बहुत सारी चीजें पहले देख ली थी सेक्शन पार्ट 1 में, जहां पे हम प्रोमिनेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, हम अभी वापस देखेंगे थोड़ा सा डीप में। ठीक है, ये अच्छे से करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है और हमें समझना पड़ेगा कि ये सेक्शन फंक्शन कैसे करता है। मैं कोशिश करूंगा एक न्यूमेरिकल लेके एक्सप्लेन करने की। लेट्स चेक इट आउट। द प्रोजेक्ट शैल बी डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड बाय प्रमोटर इन अकॉर्डेंस विद सैंक्शन प्लान एंड लेआउट प्लान। जो आपका सैंक्शन प्लान है, जैसा लेआउट प्लान है, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनना चाहिए। सॉरी, विल स्टार्ट अगेन। जो आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद माय सैंक्शन प्लान एंड माय लेआउट प्लान। सबसेक्शन 2, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, इन्होंने लॉ को भी इंक्लूड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू सेल आपने बोला था कि ऐसा करना, लेकिन सैंक्शन प्लान में ऐसा नहीं लिखा था, नहीं चलेगा। जैसे सैंक्शन प्लान में है वैसा ही बनेगा। ठीक है, आफ्टर द नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, आफ्टर द सैंक्शन प्लान ब्ला 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 नेचर ऑफ फिटिंग्स एज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डिस्क्लोज्ड और फर्निश्ड टू एनी पर्सन, the promoter shall not make any addition or alteration in the sanction plan without the previous consent of that person। अब यहां पे अगर आप देखो तो 2 क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। दोनों क्लॉज अलग चीजें बात करें, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज पहला जो क्लॉज है वो बात कर रहा है एडिशन टू एनी यूनिट की। ठीक है, एनी यूनिट मतलब कि किसी एक फ्लैट की एनी यूनिट में आप अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो क्लॉज 1 उसकी बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको कंसेंट लेनी होगी रिस्पेक्टिव पर्सन की। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक यूनिट में कुछ कारणों की वजह से अगर आपको एक स्पेसिफिक यूनिट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ रहा है तो आपको एक रिस्पेक्टिव पर्सन की परमिशन लेनी होगी, उसके बिना आप मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन नहीं कर सकते। देन वो बोल रहे हैं प्रोवाइडेड दैट अगर माइनर चेंजेस है तो आप विदाउट परमिशन भी आप कर सकते हो, बट इट शुड बी रिकमेंडेड बाय इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। ओके, देन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज माइनर चेंजेस और अल्टरेशन एक्सक्लूड्स। ठीक है, माइनर चेंजेस में और अल्टरेशन में क्या क्या नहीं आएगा उन्होंने ये बता दिया। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, कुछ समझने वाली बात नहीं है इतना कोई। उसमें बस एक है मेजनायर फ्लोर, वो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। मान लीजिए ये मेरा हॉल है, ठीक है, लिविंग रूम, यहाँ पे आपका टीवी है, यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे सोफा है। देन क्या है ना, आपके रूम छोटा था तो यहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा
फर्स्ट फ्लोर टाइप बना दिया, जिसकी यहाँ पे उन्होंने स्टेयर्स दे दी और यहाँ पे बुक्स है। तो ये जो फ्लोर है ना, मतलब हॉल के अंदर ही छोटा सा मेरा हाफ फ्लोर, उसको बोलते हैं मेजनार फ्लोर। ये सारी चीजें आपके माइनर अल्टरेशन में नहीं आएगी। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कि जिसने फ्लैट बुक किया है, उसकी परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब आते हैं हम क्लॉज 2 पे, ठीक है। एनी अल्टरेशन और एडिशन इन सैंक्शन प्लान, लेआउट, स्पेसिफिकेशन और बिल्डिंग और कॉमन एरिया विद इन द प्रोजेक्ट, यहां पे हम यूनिट की बात कर रहे थे, यहां पे हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। यहां पे यूनिट की बात कर रहे थे इसलिए स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कि जिसने यूनिट बुक किया है। यहां पे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए ऑल अलॉटीज, माइंड माई स्पेलिंग सब। यहां पे सबकी परमिशन लेनी होगी, कितना, 2/3। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन करना है तो 2/3 लोगों की परमिशन लेनी होगी, 2/3 अलॉटीज की परमिशन लेनी होगी। अब इसके अंदर 2/3 में कौन कौन नहीं आएगा, अभी 2/3 का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखना है। इसे मैं मिटा देता हूं, मेजनर फ्लोर। Any alteration or addition in the sanction plan, layout, specification or common area without the previous written consent of at least 2/3 allottees other than promoter, मेरे 100 allottees है, ठीक है। उसमें से प्रमोटर के फ्लैट है, प्रमोटर ने बोला कि जगह अच्छी लग रही इन्वेस्टमेंट के नाम पे, मैं जो बना रहा हूं उसमें से 10 मैं ही रख लेता हूं, तो प्रमोटर के माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 100 अलॉटीज है। अब अगर मान लीजिए एक है मिस्टर सिंघानी, ठीक है। सिंघानिया में नाम यूज क्यों कर रहा हूं, किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि यूजुअली हम मूवीज एंड सीरियल्स में देखते हैं कि सिंघानिया बड़े लोग होते हैं, तो ऐसे ही में सिंघानिया यूज करो, ठीक है। कोई पर्सनली नहीं लेना। ये बहुत अमीर है तो इन्होंने 10 फ्लैट बुक कर लिए, ठीक है। 10 फ्लैट इन्होंने बुक कर लिए, तो 100 लोगों में से 100 फ्लैट में से 10 फ्लैट इन्होंने बुक किए, 10 फ्लैट प्रमोटर ने रखे। बचे हुए जो 80 फ्लैट है वो 80 अलग अलग लोगों ने लिए, तो हम 80 अलॉटीज को कंसीडर करेंगे, 80 अलॉटीज, देन ये प्रमोटर, ठीक है, हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिंघानिया जी, इनके 10 फ्लैट है लेकिन हम फिर भी एक ही प्रमोटर काउंट करेंगे, भले ही इनके 10 फ्लैट है लेकिन प्रमोटर हम एक ही काउंट करेंगे। मेरा हो जाएगा टोटल 81 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3 से, जो भी आंसर आएगा उतने का मुझे कंसेंट लगेगा। एक और चीज, ठीक है, एक और चीज, अब क्या हुआ, टोटल मेरे 100 फ्लैट्स हैं, प्रमोटर के 5 फ्लैट। प्रमोटर की बेटी ने बोला कि मैं 5 फ्लैट आपसे खरीद लेती हूं। प्रमोटर की बेटी ने 5 फ्लैट खरीद लिए, ठीक है। बच्चे मेरे पास कितने, 80 फ्लैट्स। वापस एस, मिस्टर एस, उन्होंने बोला कि मैं 5 फ्लैट खरीदूंगा। सन ऑफ एस, मतलब कि एस ने भी 5 फ्लैट खरीद लिए, बचे 80 अलॉटीज, ओके। 80 अलॉटीज आर माय डिफरेंट पर्सन। अब इस केस में अलॉटी कितनी मानी जाएगी, ये 80 अलॉटीज तो रहेगी, ओके। प्रमोटर को मैं गिनूंगा क्या, नहीं, प्रमोटर का तो मैं कुछ भी नहीं गिनूंगा, ठीक है। प्रमोटर का मैं कंसेंट लेते टाइम गिनूंगा नहीं, प्रमोटर और उसकी फैमिली भी आ गई इसमें। अब बचे हमारे मिस्टर एस और मिस्टर एस एस, तो अब मैं 2 गिनूं या 1, 2 गिनूं या 1, मैं गिनूंगा सिर्फ 1, मेरे प्रमोटर होगा फिर से 81। क्यों, पहले तो सिर्फ मिस्टर सिंघान एस थे, फिर भी आपने एक ही किया था, अभी तो एस और एस एस दोनों हैं, फिर भी एक ही क्यों ले रहे। वापस पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, द अलॉटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ अपार्टमेंट और फ्लैट एज द केस में बी बुक्ड बाय हिम और booked in the name of his family
shall be considered as one allotee। एकदम लास्ट की लाइन पढ़ ली। मतलब पहले केस में एस ने 10 फ्लैट बुक किए थे, फिर भी हमने एक ही कंसिडर किया। वापस पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज allotee is irrespective of the number of apartment as the case may be booked by him or booked in the name of his family। SSB इसकी फैमिली है, राइट? फैमिली है। अब इस एक्ट में फैमिली की, ठीक है, डेफिनेशन अलग से नहीं दी है, तो हम नॉर्मल बेटा है तो फैमिली मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को भी एक ही कंसिडर करेंगे। वापस 81 के हमें 2/3 करना होगा, जो आंसर आएगा उसका हमें कंसेंट लगेगा। एंड इन द नेम ऑफ हिज फैमिली, व्हाट इन द केस ऑफ कंपनी, अगर यहां पे कोई पर्सन ने कोई कंपनी फ्लैट बुक कर दी तो क्या? तो इस केस में वहां पे लिखा है कंपनी और उसकी रिलेटेड जितनी भी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज 3 से। बट सॉरी गाइस, मैंने आपको एक चीज गलत बोल दी। मैंने अभी अभी देखा कि जो मैं बात कर रहा था ना फैमिली, तो एक्ट में फैमिली की डेफिनेशन दी है, विच इज माय सबसेक्शन एक्स। फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ, माइनर सन एंड अनमैरिड डॉटर wholly डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, ठीक है। हस्बैंड, वाइफ, माइनर सन 18 साल के नीचे का है तो, और अनमैरिड डॉटर विच आर wholly डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। तो ये सब फैमिली में कवर हो गए, इसके अलावा कोई दूसरा फैमिली में कवर नहीं होगा। देन एक और चीज थी वहां पे, रिलेटेड एंटरप्राइज की। रिलेटेड एंटरप्राइज में क्या आएगी? वही जो नॉर्मल हमारी रिलेटेड कंपनीज होती है। इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी रिलेटेड कंपनीज एंटरप्राइज के केस में, तो सारी रिलेटेड एंटरप्राइज में कवर होगी। तो अगर दो रिलेटेड एंटरप्राइज ने 2 फ्लैट बुक किए हैं तो उसे अलॉटी हम 1 ही मानेंगे। सेम इज द केस ऑफ एस एंड एस एस। ओके, हाय गाइस, मैं छोटा सा पैच एक बीच में डालूंगा। मैं सोच रहा था जो 2/3 कैलकुलेशन होता है, कंसेंट लेनी होती है प्रमोटर को, इन केस जब वो मॉडिफिकेशन करवा रहा है या प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहता है तो उसे कंसेंट लेनी होती है 2/3 अलॉटीज की। तो 2/3 अलॉटी का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं और अच्छे से समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक बार आप इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करिए, हैव अ लुक। ठीक है, मैं समझा देता हूं। पहले फैमिली की डेफिनेशन देख लेते हैं। फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ, माइनर सन एंड अनमैरिड डॉटर wholly डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, ठीक है। wholly डिपेंडेंट ऑन पर्सन, सॉरी, पर्सन के ऊपर उसका हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगी, माइनर सन 18 साल के नीचे और अनमैरिड डॉटर। तो मैंने एग्जांपल लिया है, एक ट्री है, मैं ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं बता देता हूं। धनीराम जी के बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स थे, ओके। अब 100 फ्लैट आर बुक्ड बाय 70 डिफरेंट अलॉटीज, 70 डिफरेंट अलॉटी है। फिर 10 फ्लैट टाटा सन्स ने बुक किए हैं और उसी की सब्सिडरी टाटा कंज्यूमर ने 10 फ्लैट बुक किए हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, हो गए टोटल 90। और जो बचे हुए 10 फ्लैट है वो मिस्टर शक्ति कपूर ने बुक किए हैं। उस 10 में से 2 फ्लैट शक्ति कपूर ने बुक किए, 5 फ्लैट उनकी बेटी श्रद्धा कपूर जो कि अनमैरिड है, बेटी श्रद्धा कपूर अभी अनमैरिड है, उसने बुक किए। 1 फ्लैट उनका बेटा सुमित जो 17 साल का है उसने बुक किया। 1 फ्लैट उनका बेटा संग्राम जो 23 साल का है उसने बुक किया। और 1 फ्लैट उनकी दूसरी बेटी श्रेया जो अभी मैरिड है उसने बुक करी है, ठीक है। नाम सारे काल्पनिक है, इमेजिनरी है, नाम में नहीं जाना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज याद है, ये पप्पा है, ये चारों उनके बेटे हैं। अब प्रमोटर का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। अब हम 2/3 कितने, अब मान लीजिए धनीराम जी को मॉडिफिकेशन करना है तो कितने लोगों का कंसेंट लेना होगा, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो 70 डिफरेंट अलॉटीज है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे यहां पे आ जाएंगे। अब टाटा सन्स और टाटा कंज्यूमर ये दोनों रिलेटेड है, तो इन दोनों को मैं एक काउंट करूंगा। और इन्होंने कितने भी फ्लैट लिए हैं मैं काउंट एक ही करूंगा, ठीक है। तो टाटा यहां पे आ गया 1, ठीक है। अब शक्ति, ठीक है, कपूर परिवार पे आते हैं। तो शक्ति, उनका माइनर सन अनमैरिड डॉटर, और सॉरी माइनर सन अनमैरिड सन
सॉरी माइनर सन, शक्ति फादर, उनका माइनर सन और उनकी अनमैरिड डॉटर, ये तीनों मिला के एक पर्सन बन जाएगा। मतलब यहां पे मैं कपूर फैमिली लिख दूं, कपूर, ठीक है। अब इनकी श्रेया जो कि मैरिड डॉटर है वो एक बन जाएगी, श्रेया एक बन जाएगी, एक अलॉटी बन जाएगी। संग्राम उसको भी मैं सेपरेटली लूंगा क्योंकि वो मेजर सन है, 18 साल के ऊपर है, 23 साल का है। तो मेरे टोटल अलॉटीज हो गए 74, इसका मैं 2/3 करूंगा तो आएगा, एक मिनट में कैलकुलेट कर देता हूं, 49.3, मतलब कि इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे टू 50। मतलब कि धनीराम जी को अगर प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन करना है या सेल करना है तो उनको मिनिमम 50 अलॉटीज का अप्रूवल लगेगा। अब एक और केस मैं ये चेंज कर देता हूं, ये जो बस 70 अलॉटीज है ना, इसकी जगह मैं ले लेता हूं 60 डिफरेंट अलॉटीज। ठीक है, और जो बचे हुए 10 फ्लैट है ना वो धनीराम जी ने खुद के लिए रख लिए, 10 फ्लैट धनीराम जी। तो कैलकुलेशन में क्या चेंज होगा? पहली बात तो ये 60 जो 70 जो डिफरेंट अलॉटीज थे इसकी जगह 60 हो जाएगा। ये मेरा 74 था, ये 64 हो जाएगा। और इसका मैं 2/3 करके जो भी आएगा वो आंसर निकालूंगा। उतने लोगों का मैं राउंड ऑफ करके उतने लोगों की मुझे परमिशन लेनी होगी। अब एक और सीन क्या हुआ, धनीराम जी ने सिर्फ एक फ्लैट रखा और 10 फ्लैट बचे हुए 9 फ्लैट खुद की बेटी को दे दिए। ठीक है, पापा की परी थी उनकी बेटी तो उसको दे दिए, अनमैरिड थी। ठीक है, तो धनीराम जी और ये एक बन जाएंगे, मतलब कि प्रमोटर बन जाएंगे। तो कैलकुलेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एनीवेज प्रमोटर को इंक्लूड नहीं करूंगा मेरे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटीज में, तो उनकी बेटी को भी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, कैलकुलेशन मेरा सेम रहेगा। ठीक है, आई होप अब ये चीज 2/3 कैलकुलेशन का आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब वापस पहले वाला वीडियो अटैच कर दूंगा। नाउ सबसेक्शन 3, इन केस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, हमने पहले भी देखा था कि प्रमोटर को स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वारंटी लेनी होगी। वारंटी वर्ड सेक्शन एक्ट यूज नहीं करता, बट मैं बोल रहा हूं जल्दी समझने के लिए, प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि फॉर द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट एंड ही विल गेट देम रिपेयर्ड। अब मान लीजिए फ्लैट बन गया लेकिन मैंने 1 साल तक के पोजीशन ही नहीं लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आपको 2/3 वाले केस में कोई डाउट है तो गाइस यू कैन कमेंट और यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा अकाउंट के लिंक दे दूंगा, यू कैन कनेक्ट मी देयर एज वेल। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस either in comments or on Instagram. Okay, so let's take an example for clause 3. यहां पे 1 जनवरी 20 को बिल्डिंग का कंप्लीशन होगी। कुछ लोगों ने पोजीशन लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, मैंने अभी नहीं लिया। ओके, तो यहां से वारंटी हुई 5 साल की, मतलब कि 31 दिसंबर 21, 22, 23, 24, 25 की। ये एक्ट बोलता है कि फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स प्रमोटर विल बी लायबल फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन मैंने पोजेशन लिया ही नहीं, मैंने पोजेशन लिया 1 साल बाद, 1 जनवरी 21। तो क्या अब प्रमोटर की लायबिलिटी बढ़ के 31 दिसंबर 2026 हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक?
एक्ट तो यही बोल रहा है कि 5 years फ्रॉम टेकिंग पोजीशन, क्या नहीं होगी? नहीं, दिस विल नॉट बी द केस, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने प्रोमिनेंट फीचर्स में पढ़ा था कि पोजीशन शुड बी टेकन विद इन 2 months ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए 31 मार्च 20 को ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आ गया, तो मैं लायबल हो चुका था पोजीशन लेने के लिए ऑन जनवरी फरवरी 1 मार्च 20, इस डेट तक के मैंने पोजीशन ले लेना चाहिए था। मैंने नहीं लिया तो वो मेरी गलती। तो अगर प्रमोटर की जो लायबिलिटी रहेगी ना 5 साल की, वो इस डेट से शुरू होगी 1 मार्च 20 तक, 20 से, विच विल बी माई टिल 31st Feb 26 एंड नॉट मोर देन इट। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको पढ़ो, ठीक है, लिटरल मीनिंग निकालो, तो क्या होगा? मेरे को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला, उसके 2 months से लेके 5 years तक के मेरी लायबिलिटी रहेगी फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की। एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि एनीवेज अलॉटी आर लायबल टू टेक पोजीशन विद इन 2 months ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया, इसके 2 महीने में मुझे पोजीशन ले ही लेना है, मैं भला ही कभी भी लूं, मैं लायबल हूं 2 months से पोजीशन लेने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो प्रमोटर की जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वाली लायबिलिटी है वो 2 months से ही शुरू हो जाएगी और 5 साल तक के खत्म हो जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है, नाउ विल जंप टू सेक्शन 15, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ट्रांसफर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि प्रमोटर ने प्रोजेक्ट शुरू तो किया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसका कैश क्रंच आ गया और एनीथिंग, ही इज नॉट एबल टू मेक द प्रोजेक्ट, इज नॉट एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इस केस में एक्ट एक ऑप्शन देता है प्रमोटर को कि यू कैन ट्रांसफर योर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही, कि सीधा भाई तेरा जितना आधा अधूरा प्रोजेक्ट बना है उतना ही उठा के तू बेच दे। अब बेच दे तो कैसे बेच दे? वापस 2/3 नंबर ऑफ अलॉटेज की परमिशन लगेगी, जैसा हमने सेक्शन 14 में कैलकुलेट किया था। सारे वैसे के वैसे रूल्स लगेंगे, जैसे हम एक अलॉटी कंसिडर करेंगे इन एज विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही और द पर्सन इन हिज फैमिली हैज बुक्ड नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स। ओके, देन 2/3 अलॉटेज की परमिशन लगेगी, 2/3 हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही जो हमने सेक्शन 14 में देखा था। उसके बाद में हम ट्रांसफर करने देंगे। अब जो ट्रांसफर कर लेता है, मान लीजिए धनीराम जी ने ट्रांसफर कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन, धनीराम जी ने ट्रांसफर कर दिया मिस्टर, क्या नाम है, ए, ठीक है, मिस्टर ए को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। Subsection 2, on transfer of assignment, the intending promoter shall require to comply independently with all the pending obligations under this act. जैसे ट्रांसफर कर दिया तो धनीराम जी की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी मिस्टर ए को पूरी करनी थी। ओके, उसके बाद में एक और, आपको याद है हमने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड। इफ बिकॉज ऑफ सम 4 मेजर रीजंस your time, your registration can be extended by maximum 1 year। अब वो बोल रहे हैं कि इस केस में जब आपका ट्रांसफर हुआ है तो इस वजह से हम आपका एक्सटेंशन नहीं बढ़ाएंगे। एक्सटेंशन बढ़ा देना मतलब कि आप बोल रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट थोड़ा लेट कंप्लीट करेंगे। एक्सटेंशन बढ़ा देना मतलब कि उसका मतलब यही हुआ ना कि प्रोजेक्ट हम लेट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज माय टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ यू आर इन अ कैपेसिटी टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। Okay, and if you are not in a capacity, you'll have to watch the videos again or you'll have to read the act again। तो आपको धनीराम जी अगर ए को ट्रांसफर कर देते हैं पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, तो इट विल नॉट रिजल्ट इन एक्सटेंशन। सिर्फ ट्रांसफर की वजह से आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ओके, नाउ विल गो टू सेक्शन 16, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग आउट ऑल दोस थिंग्स एंड इट इज इंटेंशनल बिकॉज इफ आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग, इट डजंट मेक सेंस मी रीडिंग आउट ऑल दिस थिंग्स। It will just lead to your wastage of time. So yeah, let's see section 16. The promoter shall obtain all insurance as may be specified by appropriate government, including but not limited। अब इसका मतलब क्या हुआ?
प्रमोटर को इंश्योरेंस लेना है कौन से, वो सारे विच आर अप्रूव्ड बाय और विच आर नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट। जो सारे इंश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो तो लेना ही लेना है, बट नॉट लिमिटेड टू मतलब कि नीचे जो है ना वो तो कंपलसरी लेना है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे ना करे वो तो लेना ही लेना है, उसके साथ में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करनी है तो वो भी लेना है। दो इंश्योरेंस कौन से, टाइटल इंश्योरेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। टाइटल इंश्योरेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, शायद आपने सुना ना हो, मैं बता देता हूं कि ये इंश्योरेंस होता है विच गिव्स मी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्ट टाइटल ऑफ बिल्डिंग। ओके, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट बिल्डिंग, ये तो सुना ही होगा, अगर बिल्डिंग को किसी नुकसान हो जाता है किसी वजह से तो आई विल बी इंडेमनिफाइड। देन सेकेंड, द प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे प्रीमियम एंड चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंश्योरेंस। प्रमोटर को ही ये इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा इस इंश्योरेंस का। तीसरा, द इंश्योरेंस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 shall stand transferred to the benefit of allotee or association of allotee at the time of agreement to sale। मतलब कि आज मेरा एग्रीमेंट टू सेल हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ मान लो 1 जनवरी 20 से, और इसी दिन प्रमोटर ने इंश्योरेंस ले लिया, इसी दिन प्रमोटर ने इंश्योरेंस ले लिया, दोनों इंश्योरेंस, टाइटल इंश्योरेंस भी ले लिया और रियल एस्टेट बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस ले लिया। यहां पे जो है ना, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो ये रहेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रमोटर। मतलब कि अगर किसी वजह से किसी कारणवश बिल्डिंग को नुकसान होता है तो उसका पैसा मिलेगा प्रमोटर। लेकिन क्या हुआ, 1 मार्च को एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, मैंने फ्लैट यहां पे बुक कर दिया, तो इस इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मुझे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सबसेक्शन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही मैंने बुक कर लिया अपार्टमेंट में मेरा फ्लैट, तो ये जो इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट अब प्रमोटर नहीं रहेगा, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि पैसे तो मैं दे रहा हूं प्रमोटर को अब, ठीक है। तो अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस के पैसे भी मुझे मिलने चाहिए, ना कि प्रमोटर को मिलने चाहिए। ओके, मेक सेंस? नाउ विल स्टार्ट सेक्शन 17, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। The promoter shall execute a registered conveyance deed in favor of allottees along with undivided proportionate title। conveyance deed हम देख चुके हैं, undivided proportionate title जो कि कॉमन एरिया का, ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। to the association of allotee or competent authority as the case may be and hand over physical possession of the property। यहाँ पे फ्लैट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग लिखा है हर जगह, मैं प्रॉपर्टी बोल देता हूँ, तीनों एक चीज में कवर हो जाती है, इसलिए as the case may be in real estate project within the period specified in sanction plan। ठीक है, अगर सैंक्शन प्लान में पीरियड स्पेसिफाइड है कि आप कितने दिनों में ट्रांसफर करोगे प्रॉपर्टी का टाइटल, तो आप उस हिसाब से कर दो। लेकिन अगर कोई लॉ वहां पे अप्लीकेबल नहीं है, लोकल लॉज अप्लीकेबल नहीं होते, तो एक्ट बोल देता है कि अगर लॉज अप्लीकेबल नहीं है तो आप 3 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दो। सबसेक्शन 2, आफ्टर obtaining occupancy certificate and handing over possession to the allottees, it is responsibility of promoter to hand over necessary documents। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रमोटर को अलॉटीज को हैंड ओवर करने हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ओके, अब इसका जो सेकेंड लाइन है, इन एब्सेंस ऑफ लोकल लॉज इट शुड बी 30 days आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओके, एक चीज मुझे इसमें नहीं समझी कि उन्होंने जो सबसेक्शन 1 था वहां पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिखा 3 months आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पे 30 days आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों तो मेरा एक है नहीं। ओके, सो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज अ ड्राफ्टिंग मिस्टेक और इट इज एन इंटेंशनल। सो बट मुझे नहीं पता ये दो अलग अलग चीजें क्यों लिखी है, क्योंकि पहले मेरा कंप्लीशन होगा, ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर पहले खड़ा होगा, उसके बाद में सैनिटेशन फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी उसके बाद में आएगी, मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बाद में आएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेंस यूजिंग द वर्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेकिन हम जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, नाउ सेक्शन 18। ओके, यहां पे ना अब जो सेक्शन है ना ट्रांसफर ऑफ टाइटल, उसके नीचे इन द एब्सेंस ऑफ पहला वाला, उसके बाजू में लिख दो 3 months पेन से, एंड सेक्शन 2 के बाजू में लिख दो 30 days, पेन से लिखना साइड में। तो ये कैसा ओपन बुक एग्जाम रहेगी आप लोग की, एनीवेज आप लोग को तो पता ही है ये चीज। तो आप जब ढूंढोगे तो आपको 30 days और
3 मंथ्स बाजू में लिखा हुआ रहेगा तो जल्दी हाईलाइट हो जाएगा, तो आप में टाइम में थोड़ी सेविंग होगी, टाइम कम लगेगा आंसर ढूंढने में। ओके, सेक्शन 18, रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपेंसेशन। इफ द प्रमोटर फेल टू कंप्लीट और अनेबल टू गिव पोजीशन इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट टू सेल और ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, और अगर उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया किसी भी कारणवश, अगर वो आपको टाइम पे पोजीशन नहीं दे पा रहा है, तो ये अलॉटीज के पास राइट है कि अगर उन्हें प्रोजेक्ट में से विड्रॉ करना है, कि मतलब उनको हाथ खड़े कर देने कि भैया अब हमको फ्लैट नहीं चाहिए, तो तुम्हारा फ्लैट रख, जितने पैसे मैंने तेरे को दिए उतने पैसे मुझे वापस दे दे, तो अलॉटीज ये कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। लेकिन अगर अलॉटीज को लगता है कि मेरा पैसा वापस नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई अगर तेरा 6 महीने का डिले हो रहा है तो जितना मैंने पैसा दिया उसमें कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे तू ब्याज दे दे, ठीक है। प्रमोटर विल पे मी फॉर डिले, प्रमोटर विल पे मी इंटरेस्ट फॉर गिविंग डिले इन पोजीशन। इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा, सोचो, इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? अगर आपको याद है तो हमने पहले देखा था एग्रीमेंट टू सेल में ना, हमें स्पेसिफाई करना है इन केस ऑफ डिले इन गिविंग पोजीशन प्रमोटर मुझे किस इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट देगा, तो वो हम इंटरेस्ट रेट यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। देन सबसेक्शन 2, द प्रमोटर शैल कंपेंसेट द अलॉटी इन केस ऑफ एनी लॉस कॉस्ट टू हिम ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड। धनीराम जी ने प्रॉपर्टी बनाई थी, प्रोजेक्ट बनाया, सबको बेच दिया, 2 साल हो गया। अब कोई तीसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि जमीन मेरी है, जमीन धनीराम जी की है ही नहीं। ऑल्दो धनीराम जी ने 2 चीज कर रखी है। पहली तो धनीराम जी ने प्रोमिनेंट फीचर्स में हमने देखा था, अंडरटेकिंग दिया है कि जमीन मेरी है, या फिर जिसके नाम पे जमीन है उसने अंडरटेकिंग दिया है कि हाँ भाई तेरे पास परमिशन है बनाने की। सेकेंड चीज, हमने इंश्योरेंस करके रखा था जमीन का, देखा था हमने इंश्योरेंस फॉलोइंग बट नॉट लिमिटेड टू, उसमें इंश्योरेंस फॉर टाइटल ऑफ लैंड, ठीक है, वो था। ये 2 चीजें रह गई। उसके बाद भी अगर इनकेस लॉस होता है तो दैट विल बी कंपेंसेटेड बाय प्रमोटर, ओके। इफ द प्रमोटर फेल टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन imposed by him under this act or any regulation therein accordance with terms and conditions, he shall be liable to pay compensation। अगर कोई दूसरे एक्ट भी या फिर कोई दूसरा एग्रीमेंट टू सेल उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है जिसे वो पूरी नहीं कर पाता है या फिर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, द प्रमोटर विल कंपेंसेट यू। देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल अलॉटीज। ये मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी बिट्स एंड पीसेस में पहले देख चुके हैं। फिर भी आई वुड लाइक टू हाईलाइट 3 थिंग्स। फर्स्ट इज सबसेक्शन 3, द अलॉटीज शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम पोजीशन एज द केस मे बी and possession of common area given by promoter under सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1 नहीं है, वो क्लॉज आई है, सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज आई और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। ये वो चीज है जिसमें प्रमोटर विल स्पेसिफाई कि वो कितने पीरियड में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगा, टाइम पीरियड अंडर विच प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। अगर आप ये सेक्शन का रेफरेंस पहले भी आया था, अगर आप लोग को याद होगा तो कहां आया था, याद नहीं है? वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। रियल एस्टेट का जब रजिस्ट्रेशन होता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का, तब उसका वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने ये सेक्शन को रेफर किया था। इट विल हियर द प्रमोटर विल गिव एन अंडरटेकिंग कि मैं 5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा या 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। देन सबसेक्शन 10, अभी 10 मिनट पहले हमने सबसेक्शन 10 को डिस्कस किया था कि एवरी अलॉटी शैल टेक फिजिकल पोजीशन विद इन 2 months ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। वो जब हम 5 साल की वारंटी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे एक टाइमलाइन बना के, तब हमने इस क्लॉज डिस्कस किया था। देन लास्ट, एवरी अलॉटी शैल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस डीड ऑफ अपार्टमेंट। कन्वेंस डीड का मीनिंग हम देख चुके हैं, ये एवरी अलॉटी को साइन करनी है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने सेक्शन बहुत फास्ट रखा क्योंकि ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शंस है, कोई इतना कंसेप्ट की बात नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे। देन टू सेव योर टाइम एज वेल एज माय टाइम, आई हैव केप्ट दिस सेशन अ बिट फास्ट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो मैं मेरा इंस्टा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन आस्क मी देयर एज वेल। और अगर आप लोग को लगता है कि द लेक्चर्स विच आई एम मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड या आप लोग का कोई फीडबैक है तो प्लीज गिव अ कमेंट, लीव अ कमेंट ओवर देयर। आई अश्योर यू दैट आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड डे, थैंक यू।